धन्यवाद स्पीकर सर। हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। काफ़ी ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। देश को मैसेज जाता है। ठीक है। और हम स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहते हैं कि जो नीट का इशू है, तो ऐसे करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस के बाद एक दिन नीट की चर्चा के लिए दे देते हैं। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं। एक व्यवस्थागत पूरे तरीके से हमला हुआ जो भारत के विचार पर था और भारत के संविधान पर था, और साथ ही जो लाखों लोग भारत के उन पर हमला था जिन्होंने जो विचार है उसका समर्थन किया था, या बीजेपी ने जो भी विचार किए थे, जो संविधान पे हमला थे, उन पे अपने विचार व्यक्त किए। काफ़ी जो व्यक्तिगत रूप से उन पे हमला हुआ। वस्तुतः कुछ हमारे नेता थे जो आज जेल में भी हैं। एक हमारे जो नेता हैं वो हाल ही में इनको जेल से रिहा किया गया है और कुछ अभी जेल में ही हैं। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि कोई भी जिसने भी भारत के विचार को रोकने की कोशिश की और सत्ता का जो केंद्रीकरण है या सत्ता का केंद्रीकरण है और जो गरीबों पर हमला है और जो दलित हैं उन पे भी हमला हुआ, जो अल्पसंख्यक हैं, जनजातीय लोग हैं, उनको दबाया गया और उनको हिंसक रूप से दबाया गया। लोगों को जेल में डाला गया, लोगों पे उनको डराया धमकाया गया और मैं खुद मुझ पे हमला हुआ। ये पहले देखा नहीं हमने। I myself was attacked. मुझ पर भी हमला हुआ by order of the government of India. जो भारत सरकार के द्वारा हुआ। आदेश भी निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री जो है भारत के, उनके आदेश से हुआ होगा। और 20 से अधिक जो मामले हैं, 2 वर्ष की जेल, मेरे घर को लिया गया, कोई समस्या की बात नहीं है। और लगातार जो हमला मीडिया से 24 घंटे हमला और मुझ पर हमला हुआ, और साथ ही जो सबसे सुंदर जो बात इसमें है, जो सबसे बड़ी बात, जो 55 घंटे की जो जांच ईडी ने की, मुझे उसमें काफ़ी मज़ा आया क्योंकि पूरी जो बातचीत हुई या जांच पड़ताल हुई उसके बाद जो अधिकारी हैं कैमरे के हट करके उन्होंने कैमरा को बंद कर दिया। उन्होंने फिर मेरे से पूछा, राहुल जी आप यहाँ पर 55 घंटे से बैठे हैं, आप पत्थर जैसे हो, आप हिलते क्यों नहीं हो? मुझसे सवाल पूछा गया। तो जब ऐसा आक्रमण होता है, when there's an attack like this on you, जब ऐसा हमला आप पर होता है तो आप निश्चित रूप से आपको एक संरक्षण की ज़रूरत होती है, या ऐसे विचार जो आपको सुरक्षा दे सके उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपने भाषण को शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे दोस्तों को बताते हुए, जो बीजेपी और आरएसएस के मेरे मित्र हैं, उनको बताना चाहूँगा कि जो विचार जो हमने जिनका इस्तेमाल किया और पूरे विपक्ष ने जिसका इस्तेमाल किया कि भारत का जो विचार है उसको हमने सुरक्षा प्रदान की। कहाँ से ये विचार आए, कहाँ से ये आइडिया आए और किस प्रकार से उन्होंने हमें वो ताकत दी, हम सबको वो ताकत दी। और किसी ने भी जो विरोध किया सरकार का, कि उसको कैसे हम बेधड़क बिना डरे कोई भी जो हम पे हमला होता है उसका सामना करें, जो हमारे प्रति किया गया। तो मैं शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा एक जो इमेज या तस्वीर
जो हमारे संरक्षण की या सुरक्षा की है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट सदस्य सर मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र नियम इस है। साधन इस हाउस में दिखाना मना है? यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र है, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस। सभी इसको जानते हैं, इस तस्वीर को सब जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस तस्वीर को क्यों लेकर आया, क्योंकि कुछ विचार हैं इस तस्वीर में जिसकी हम रक्षा करना चाहते हैं और जो विपक्ष है उसकी रक्षा करना चाहता है। पहला जो विचार इस तस्वीर में जो है जिसकी हम रक्षा करना चाहते हैं वो विचार है हमारे जो डर है उसका सामना करने के लिए, कि हम कभी भी ना डरें। ये जो विचार है इस तस्वीर में है जिसकी अनुमति आप प्रदान मुझे नहीं कर रहे हैं। एक इसमें सांप है जो गर्दन के पास शिव जी के है। इसका विचार ये है कि कभी भी आप किसी भी चीज़ से न डरें जिसका सामना आप करते हैं। वस्तुतः शिव जी जो मृत्यु है उसको भी 1 इंच अपने गर्दन के पास रखते हैं और वो आत्मा है जिसके हम विपक्ष के रूप में हम जिसका सामना कर रहे हैं और जिसको हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। इस विचार से जो हम सामना कर रहे हैं, हम आज विपक्ष में हैं और मुझे गर्व है कि मैं विपक्ष में हूँ, क्योंकि हमारे लिए शक्ति से भी अधिक कुछ बड़ी चीज़ है, सत्ता से बड़ी कोई चीज़ है। ये हमारे लिए सत्य है। आपके लिए सिर्फ सत्ता है, सिर्फ आप सत्ता में रहना चाहते हैं। हमारे लिए सच है जिसके साथ हम रहना चाहते हैं और ये सच का प्रतीक है। और जब हम शिव जी जब सांप को अपने गर्दन में रखते हैं तो वो कहना चाहते हैं कि मैं सच्चाई को सामना करूंगा और मैं सच्चाई से कभी नहीं पलटूंगा, और यही सत्य हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसके बाद एक नया विचार उभर कर आता है और निश्चित रूप से अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक कारण है कि त्रिशूल एक जो हथियार है वो ये अहिंसा का प्रतीक है, क्योंकि शिव जी के दाहिने हाथ में नहीं है। यदि अहिंसा का प्रतीक होता तो दाहिने हाथ में होता। क्योंकि ये अहिंसा का प्रतीक है इसलिए उनके बाएं कंधे के पीछे से रखा गया है। हमने जब बीजेपी से लड़ाई की तो हम हिंसक नहीं थे। हमने जब सत्य की रक्षा की उसके लिए एक औंस का भी हमने हिंसा नहीं की। और अब तीसरा विचार है और बहुत शक्तिशाली विचार जो है, जो सत्य के और साहस के दौर से और अहिंसा के उससे निकला है। और वो विचार जो है वो निश्चित रूप से आप उससे नफरत करते हैं, लेकिन वो अभय मुद्रा का प्रतीक है जो आप देख सकते हैं, वो इस तस्वीर में है। जय महादेव। और राजनाथ सिंह जी बड़े आश्चर्यजनक रूप से देख रहे हैं और वो अभय मुद्रा जो है वो दर्शाती है ये अगला कदम है जो विचार है उसके उभरते हुए कि हम सत्य को सामना करें और जो निर्भीक होकर और अहिंसा का पालन करते हुए करें, जैसे कि महात्मा गांधी जी कहते थे। और अभय मुद्रा एक ऐसा विचार है कि ये सिर्फ काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ इसको हम आंतरिक रूप से रखें और ये सिर्फ यही नहीं कि हम निर्भीक रहें और सिर्फ अहिंसा ही रखें, बल्कि ये भी महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों को भी न डराएं, उनको भी सहायता करें कि वो अहिंसक रहें और हिम्मत वाले बने। तो अभय मुद्रा जो है वो इसका प्रतीक है शिव जी के द्वारा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। और ये 2 विचार हैं, निश्चित रूप से इनका इस्तेमाल हम सभी ने विपक्ष के रूप में जब अंग्रेजों से हम लड़े तो उसको हमने
अमल में लाया और महात्मा गांधी ने इसे सामने रखा। प्रधानमंत्री महोदय निश्चित रूप से उनका जो सीधा उनका जो कनेक्शन भगवान से है, उनका सीधा जो लिंक या कनेक्शन भगवान से है, उनका परमात्मा जो है वो मोदी जी की आत्मा से सीधे बात करते हैं। बाकी जो हम सभी बायोलॉजिकल या हम सभी जिस तरह से पैदा हुए हैं, लेकिन वो गैर बायोलॉजिकल तरह से दुनिया में आए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गांधी जी अभी नहीं है और गांधी को जीवित किया गया एक फिल्म के द्वारा। क्या आप जो उनकी जो नज़रअंदाजी है उसको समझ सकते हैं? आप वो कहना चाहते हैं कि जो फादर ऑफ ए नेशन उनके द्वारा उनको जीवित किया गया उस फिल्म के द्वारा? नहीं, गांधी जी अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, गांधी जीवित हैं, गांधी जी जीवित हैं। और अब एक और बहुत ही रोचक बात जो मैंने देखी, मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें। जनता ने कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए प्लीज मान्य सदस्य, मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ। एड्रेस इधर करें, ही सेड, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी, सॉरी। इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, द प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, जो प्रोफेट हैं उन्होंने कहा कि भगवान कहते हैं कि डर न रखो और यहाँ पर मैं हूँ तुम्हें हिम्मत देने के लिए। तो इस्लाम में भी कहा गया डरना नहीं है। इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो प्लीज गुरु नानक जी के मान्य चित्र में भी, सदस्य, हम इनको इस तरीके से पूछते हैं, आप इस तरीके से टेबल पे मत रखो। सर तरीका ठीक सर, कहाँ रखूं? यहाँ रख दूं सर? आप यहाँ मत रख देता हूँ सर। गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। और पंजाब से गुरु नानक जी मक्का तक गए, थाईलैंड तक गए, अफगानिस्तान गए, श्रीलंका गए, किसी से हिंसा नहीं की, अहिंसा की बात की, सत्य की बात की, और किसी को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं डराया। उसके बाद जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश
अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. inside because of us. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। अगर आप हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं, महापुरुष छोड़िए, अगर आप शिव जी को देखें तो क्या हो रहा है सर? अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। स्पीकर सर, कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है? सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया? मैं आपको
अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा। अयोध्या में राम भगवान इस सदन के नियमों की पुस्तिका, इससे कुछ सदस्यों को क्या मुक्ति दे दी गई है। आपसे गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना, खड़े होकर एक दूसरे के बीच में हस्तधून करना, सारे नियम इनको लागू नहीं होते हैं। नियम मालूम नहीं है तो ट्यूशन रख ले साहब। सदन इस तरह से नहीं चल सकता है। ये सदन, मेरा आपसे आग्रह है कि ये सदन ऑर्डर में रहना चाहिए, नियमों के अनुसार रहना चाहिए। वो हम सभी सदस्यों का आपसे विनंती। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप ही राम भगवान की जन्मभूमि ने अपेक्षा करता हूं कि अपन इसके नियम प्रक्रिया चले। नो, सब चले। नो, आपने बताया था नियम। नो, माइक दीजिए सर। सर मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए बैठिए सर ये ऑफ प्लीज माने बैठिए प्लीज। ये बार कई बार विषय उठ गई और बहुत गंभीर, और माननीय सदस्य, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सदन के बाहर भी ये बात कहते हैं कि माइक बंद कर देते हैं। मैंने कई बार आग्रहपूर्वक किया कि आसन पर इस तरीके का आरोप नहीं लगाएं। नो प्लीज बात सुनिए। आसन पर सभी दल के, प्लीज, आसन पर सभी दल के लोग बैठते हैं और सभी दल के लोग सभापति तालिका पे हैं और सब जानते हैं कि एक व्यवस्था होती है, जिस भी माननीय सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है, और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं हुआ। आप अगर आसन में जो भी विराज रहे हैं वो अगर आपका नाम नहीं पुकारते हैं तब माइक चालू नहीं होता। ये व्यवस्था हमेशा इस सदन की रही है, पुराने में भी और नए में भी। कभी आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। दूसरा, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं और आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप लोकसभा की प्रक्रिया काल संचार नियम का पालन करें, संविधान की जो व्यवस्थाएं दे रखी है उसकी पालन करें, और सदन में बोलते समय किसी भी धर्म को के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं करें जिससे पूरे देश के अंदर विषय पैदा हो। यह आपसे अपेक्षा की जाती है। सर मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है। क्या करें? मैं क्या करूं, हो जाता है वो। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा आधा पहरा आएगा क्या? तो अयोध्या में राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या।
बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और उनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए, और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार, क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। तो अयोध्या की जनता को डराया, पूरे देश को डरा दिया। मैं आपको बताता हूं, आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की, और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख ले, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। स्पीकर सर, आपने कहा कि डिबेट प्रेसिडेंट एड्रेस पे होनी चाहिए। ये जो मैंने किया है, अनुराग ठाकुर जी ने अयोध्या की बात की थी, अनुराग ठाकुर जी ने सनातन धर्म पर आक्रमण की बात की थी, इसीलिए मैंने ये किया है। मैं दिखाना चाहता हूं कि अयोध्या में क्या हुआ, अयोध्या की सच्चाई क्या थी। प्रेसिडेंट डिबेट में उन्होंने बात उठाई थी, मैंने बात बंद की है। प्रधानमंत्री जी को अच्छी लगी अयोध्या के बाद अपनी लगी, डर फैलाया और ऑपोजिशन का रिस्पांस एक साथ मिलकर भारत जोड़ो यात्रा, सारे के सारे ऑपोजिशन, पूरा देश एक साथ मिलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला।
और जो आपने डर फैलाया उसके बारे में यात्रा में बहुत कुछ सुनने को मिला। अभी तक याद है, सुबह 7 बजे 7-8 बजे की बात थी, यात्रा में चल रहे थे, एक महिला आती है, हमारे साथ चलती है, मेरा हाथ पकड़ती है और घबराई हुई सी थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो मुझे कहती है मुझे मार रहा है, मुझे मार रहा है। मैंने पूछा कौन मार रहा है? मार रहा है। बेटी बचाओ, बेटी की दुविधा सुनाई नहीं दे रही, बेटी का दर्द नहीं सुनना चाहते, भारत की महिलाओं का दर्द नहीं सुनना चाहते। मैंने पूछा कौन मार रहा है? कहता है मेरा पति मार रहा है। मैंने कहा क्यों? कहती है सुबह का खाना नहीं दे पाई। मैंने कहा क्यों? खरीद नहीं पाई, महंगाई है, महंगाई है, खरीद नहीं पाई, खाना नहीं पका पाई, इसलिए मुझे मार पिट रही है। मैंने कहा बहन क्या करूं, कैसे आपकी मदद करूं? कहती है आप कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ ये बात याद रखिए कि महंगाई के कारण हिंदुस्तान में हजारों महिलाओं को सुबह पीटा जा रहा है। उसके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। गैस सिलेंडर, महंगाई, तो आपने गरीबों को, महिलाओं को डराने का काम किया। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। आपने हिंदुस्तान की महिलाओं को महंगाई से हर रोज डराया है। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, छोटा सा घर था। ठीक है, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूंक डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था देखो
इस युवा ने जान दी। स्पीकर साहब देखिए, स्पीकर साहब देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। अग्निवीर की सच्चाई मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर रखी है और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है, जो रियलिटी है वो हिंदुस्तान की सेना को मालूम है, वो अग्निवीरों को मालूम है। उनके कहने से या मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई तो उनको मालूम है, उनको मालूम है सच्चाई कौन बोल रहा है। स्पीकर सर, और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से आपको, देखिए सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आई थी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेते इससे दोनों से मिला। इसको अभी आंसर नहीं देंगे, आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई, रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं।
मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है। आपको शर्म आनी चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया। डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया खटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं, अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, बंबई एयरपोर्ट अदानी जी को ऊपर से ऑर्डर आता है, खटाखट ऑर्डर आते हैं। तो नोटबंदी कर दी। स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो हैं, जो हिंदुस्तान की रोजगार की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उड़ा दिया, खत्म कर दिया। आज नतीजा यह है कि ये जो भी करना चाहे करें, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन। रोजगार का आधार समाप्त हो चुका है भारत। नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, उड़ा दिया। अब मैं सोचता हूं, पहले मैं सोचता था ये पता नहीं कैसे हुआ, अब मैं समझता हूं कि ये अदानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किया गया था। ये रास्ता साफ करने का तरीका था, रास्ता साफ करने का तरीका था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ा रहता है। जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, 24 घंटा उनको तंग करते हैं। उनके कैश फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कैश फ्लो को क्रश करने की कोशिश करते हैं कि वो परे हट जाएं और अरबपति उनकी जगह ले लो। आप किसी भी छोटे व्यापारी से पूछ लो, किसी भी स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर से पूछ लो, ये आपको बता देगा। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो, हर स्टेट में, हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया।
भाजपा रूल स्टैंड को खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टैंड को खत्म किया है, हर भाजपा की रूल स्टैंड को खत्म किया है। स्पीकर साहब, कोई बात नहीं, हर भाजपा की रूल स्टैंड को खत्म किया है। खट्टर साहब ने कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे, कर देंगे हम ऑथेंटिकेट, उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई है। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, सच है, सच है। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए आपकी आला सिर हिला रही हैं, वो भी सहमत हैं, कौर जी सहमत है। देखिए हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत है आपसे, वो सहमत है। उन्होंने मांगा क्या? स्पीकर सर, किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर ने किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। स्पीकर सर, एमएसपी जब मैं स्पीकर सर, एमएसपी विद लीगल गारंटी। स्पीकर सर, the issue is MSP with legal guarantee, not just MSP. MSP is being given. The issue is Kisans want MSP with legal guarantee, which MSP चाहते थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहते थे। तो किसानों में आपने डर डाला, भय डाला, महिलाओं में महंगाई, गैस सिलेंडर, सेना में अग्निवीर, हर व्यक्ति के लिए आप लोगों ने भय का कोई ना कोई पैकेज दिया, गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। रोजगार को आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके, युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट।
प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम। एक व्यावसायिक परीक्षा नहीं है। एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई कैसे पैदा करें। माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा देखिए, चेहरा सदस्य, सर देखिए सर सदस्य विद्यार्थी हैं, वो कई साल लगा देते हैं और वो परीक्षाओं की तैयारी में कई साल लगा देते हैं अपने जीवन के। उनके परिवार उनको समर्थन देते हैं, उनको वित्तीय रूप से सहयोग प्रदान करते हैं, उनको भावनात्मक रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। और नीट के जो विद्यार्थी हैं आज, वो अब परीक्षाओं में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि परीक्षाएं जो हैं वो इस तरीके से, परीक्षा इस तरीके से बनाए जा रहे हैं, वो अमीर व्यक्तियों के लिए हैं और जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी उनके लिए नहीं है। ये परीक्षा पत्र इस तरीके से बनाए गए हैं, परीक्षा का जो पर्चा है वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो समृद्ध लोग और वो व्यवस्था में अपना स्थान बना सकें और गरीब विद्यार्थियों को उसमें कोई मदद नहीं मिलेगी। महीनों पढ़ाई करते हैं, ये पता नहीं कि भैया एग्जाम लीक हो जाएगा, नहीं होगा, अगर पास भी होंगे तो पैसा कहां से आएगा। तो उधर भी इन लोगों ने भय डालने का काम किया। तो जहां भी ये देखते हैं ये भय डालते हैं। सेना में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, डिसेबल्ड में भी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं, मगर अपनी पार्टी में भी भय है। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है।
देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो, सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे, चुप। क्योंकि आपकी ट्यूनिंग डायरेक्टली, प्रॉब्लम क्या है, आप चिल्ला भी नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन नहीं। सर मैं बोल रहा हूं सर, समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर बोल रहा हूं सर। लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ भी कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। सत्यमेव जयते, ना डरो ना डराओ। सर व्हेन आई बिकेम एलओपी, विपक्ष का नेता बना, मैंने ये महसूस किया जो वो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जो भगवान शिव के सिद्धांत हैं, उसी आधार पर, उसी तर्ज पर एलओपी बनने के बाद, विपक्ष का नेता बनने के बाद, इसके पद बाहर ग्रहण करने के बाद, मेरे सभी व्यक्तिगत स्वप्न, जो मेरी व्यक्तिगत आकांक्षाएं थी, जो मेरे व्यक्तिगत भय थे, उसको मैंने अलग रख दिया। मैं केवल दो लोग हूँ, एक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं एक संवैधानिक व्यक्ति हूँ और मेरा एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में काम है कि सभी दलों को जो है समान रूप से मौका मिलना चाहिए। मैं केवल कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, मैं यहाँ पे जितने भी दल हैं सबका प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं उसी प्यार और सम्मान के साथ जो है उनसे व्यवहार करता हूँ। जब हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया तो मैं व्यथित हो गया। जब आप अपनी एजेंसियों को छोड़ देते हैं राजनीतिक लोगों के पीछे, तो हमारा काम होता है कि हम उनकी रक्षा करें, क्योंकि एक संवैधानिक पद होता है, व्यक्ति होता है और एक सामान्य व्यक्ति होता है। शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं? जब आप संवैधानिक व्यक्ति हैं तो जो व्यक्ति आप हैं उसकी आकांक्षाएं जो है उसे मर जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए और आपको उसकी आवाज बननी चाहिए, जनता की आवाज बननी चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी अपने स्वप्न नहीं होते, जो एक सही मायने में जो प्रतिनिधित्व करता है कि जनता का, जो शिव जी कहते हैं। आप उस बात को समझ रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरी सलाह होगी मैंने कहा कि अभी दो ढांचे हैं, एक मैं व्यक्तिगत तौर पे हूं और एक मैं प्रतिपक्ष के नेता हूं। एक व्यक्ति के रूप में मेरी अपनी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मुझे उसको कम करना होगा, उसे दबाना होगा, क्योंकि मैं अभी प्रतिपक्ष की आवाज हूं। यही विचार है लोकतांत्रिक प्रणाली का महोदय। लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और वह जिम्मेदारी जो है मेरे व्यक्तिगत नापसंद से ऊपर होनी चाहिए। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं महोदय, और मुझे क्षमा करिएगा जो इस बात को मैं कह रहा हूं। जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं, मैं वहां पे गया कि आपको मदद करूं, आप अपने पद को ग्रहण करें, उस कुर्सी पर बैठें। मैं प्रधानमंत्री के जात आपके साथ गया और आप जो हैं सब अंतिम मध्यस्थम है महोदय लोकसभा के। जो आप कहते हैं वो मौलिक रूप से लोकतंत्र में परिभाषित किया गया है। यदि आप मुझे अनुमति देते हैं बोलने के लिए, आप नहीं दे सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं उस भारतीय लोकतंत्र को परिभाषित करती है महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपके कुर्सी पर भी दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक अध्यक्ष लोकसभा, भारतीय संघ के अध्यक्ष लोकसभा, और एक ओम बिरला जी हैं।
जब मोदी जी आपके पास गए और आपसे हाथ मिलाया और मैं भी आपसे हाथ मिलाया, जब मैंने आपसे हाथ मिलाया आप सीधे खड़े रहे और आपने जब हाथ मिलाया और आप मोदी जी ने हाथ मिलाया तो आप झुककर उनसे हाथ मिलाए। The opposition have to suppress them, have to reduce them and say, now I'm the voice of the opposition. That is the idea. That is the idea of the democratic system. The people have given me a responsibility, and that responsibility should overcome my personal likes, dislikes, aspirations. Now, Speaker Sir, why I'm saying this? And forgive me for saying this. But when you were being put in that chair, I walked there to help you, to walk with you to the chair. And I shook hands with the Prime Minister and I shook hands with you. And then I walked to your chair. And you are the final arbiter of the Lok Sabha. You're the final word here. What you say fundamentally defines Indian democracy. You don't allow us to speak, you allow us to speak, you allow them to speak, you don't allow us to speak. All these things define Indian democracy. Speaker Sir, there are actually two people sitting in that chair. There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. Speaker sir, मैं आपकी बात को रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। कस्टोडियन है, नेता प्रधानमंत्री है, स्पीकर को आप स्पीकर इज द लास्ट वर्ड, स्पीकर इज अध्यक्ष एंड इज द लास्ट वर्ड। अंत में Speaker is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, Speaker is the last word in the Lok Sabha, and in that spirit, as members of the Lok Sabha, we are subservient to the Speaker. I believe that. Yes. Now, there might be people in this room who think they are not, but I think the entire opposition believes that we are subservient to you, sir. And we will listen to what you say, and we will bow in front of you. But the only thing I request, Speaker, sir, is it is important that there is fairness in this house. Yes. Now, I gave a speech, Speaker, sir, and it was interrupted throughout. Yes. Now, this time is going to be taken away from my colleagues. Yes. And I think that is unfair. Finally, I'd like to say that the principles that allowed us to fight are in our traditions. Truth, courage, non-violence. And they're in all our religions. And what you have come to represent today is untruth, a complete lack of courage and violence. And my recommendation to you, if you take it, this country has a government and you are the government. And you are, whether we like it or not, you are the government of India. Elected by the people. And I agree to that. But I would say to you that as individual members, as the cabinet, you do not spread fear in this country. That you do not spread hatred in this country.
that you listen to the farmers of this country, you listen to the students of this country. When the opposition says to you, let's have a debate for one day, have it. It's not going to harm anybody. They're going to love you for it. The students of India are going to say, we love the government because they allowed us our voice, they let us speak for one day. So, do not spread hatred. Do not spread violence. Do not be fearful. Even the BJP members here, even the cabinet members, do not be fearful. You have a constitutional position. You are individuals and then you have a constitutional position. Rajnath Singh ji is an individual and he's the Defence Minister of India. And that is the way this country has to be run. And we as the opposition, don't take us as your enemies. We are not your enemies. We are here, we are sincerely here to make your work easier as long as you follow the basic principles that we have stated. And these principles are Shivji's principles. They are the principles of Shivji. Har Har Mahadev, you can say. To make the government. This is basically what I have explained here today is the concept of Indian leadership in all religions. Respect, affection, ahimsa, and always standing up for the truth. And I'm more than happy, all of us are more than happy to discuss anything you want without being nasty, without being aggressive, anything you want, we're ready to discuss. So please let us work together to take this country forward. You are the government. We have to accept that. You got 240 seats. So, I congratulate you on that. At least accept it. Accept to kar lijiye. They're not happy. They're not happy. Not happy. They're not happy. Okay, you're not happy. So I would say we want to both work for this country. Work with the spirit of bravery. Work without violence. Work without hatred. Thank you.